आप जानते हैं, अरबपति एक अलग ब्रीड के होते हैं और हम क्यूरियस हैं कि क्या आपने कभी एक अरबपति के पर्दे के पीछे देखा है। पहला नंबर, आमतौर पर आपको 1 बिलियन या 1 अरब डॉलर तक पहुंचने का मौका नहीं मिलता और फिर भी आप अपने व्यापार का 100% इक्विटी रखते हैं। जेफ बेजोस अमेजन का 12.7% ओन करते हैं, इलॉन मस्क टेस्ला का 13% ओन करते हैं, बर्नार्ड अर्नोल्ड LVMH का 46% ओन करते हैं, वॉरेन बफेट बर्कशायर हैथवे का 16% ओन करते हैं, मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज का केवल 0.12% ओन करते हैं। अब आप समझ गए होंगे, ज्यादातर रिच बिजनेसमैन शेयर प्रोटेक्टर होते हैं। वे अपने शेयर्स को बाजों की तरह गार्ड करते हैं बिना यह महसूस किए कि वास्तव में वे खुद को कम टाइम स्पैन में आगे की ओर तेजी से बढ़ने से खुद को रोक रहे हैं। यहाँ एक वेकअप कॉल है। $8 बिलियन के पाई में 15% का ओनर होना आपके $3 मिलियन के बिजनेस का 100% ओनर होने से कहीं ज्यादा इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल है। दूसरा नंबर, रियल एस्टेट आपको करोड़पति बना देगा। प्राइवेट इक्विटी आपको अरबपति बना देगी। अल्ट्रा रिच लोगों के बीच चलने वाला मजाक ये है कि रियल एस्टेट बेवकूफ करोड़पतियों का खेल है। आप रियल एस्टेट में करोड़पति बन सकते हैं, भले ही आपके पास कुछ और करने की कैपेबिलिटी ना हो। किसी भी छोटे बिजनेसमैन से पूछें और वे आपको बताएंगे कि लगभग आधा 23 से 50% उनकी नेट वर्थ रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड है। किसी भी बिलियनर से पूछें और आप जल्दी ही महसूस करेंगे कि ज्यादा इकोनॉमिकली बेनिफिट प्राइवेट इक्विटी में उनकी नेट वर्थ का 70% से अधिक है। अपनी नेट वर्थ बढ़ाने का सबसे प्रोडक्टिव तरीका एक बिजनेस का मालिक होना है, उसे एक्सपैंड करना और फिर उस पैसे का उपयोग करके अन्य बिजनेस के टुकड़े खरीदना और यह सब फिर से करना है। तीसरा नंबर, अपने पैसे का उपयोग न करें। किसी और के पैसे का उपयोग करके खुद को अमीर बनाएं। आप शाब्दिक रूप से $1 मिलियन तक कमा सकते हैं। बहुत सारी नौकरियां हैं जहां अगर आप अपना सिर नीचे रखते हैं, वर्षों में मेहनत करते हैं, उन चेकों को कलेक्ट करते हैं, तो आप 60 फिगर इनकम तक पहुंच जाएंगे। डॉक्टर, वकील, टेक इंजीनियर, वे सभी अपनी सैलरी से ढेर सारा पैसा कमाते हैं, लेकिन आप उसी तरह से $1 बिलियन तक नहीं पहुंच सकते। जब आप समझते हैं कि आप खुद को अमीर बनाने के लिए दूसरे लोगों के पैसे का उपयोग कर सकते हैं, तो आपका फाइनेंशियल लाइफ ऊपर उठता जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, यहां अधिकांश बिलियनर्स कैसे करते हैं। पहला कदम, वे दोस्तों, परिवार, बैंकों और एंजल इन्वेस्टर्स के पास एक आइडिया के साथ जाते हैं जिसे वे पूरा करने के लिए तैयार हैं। उन्हें बिजनेस शुरू करने के लिए $1 लाख की आवश्यकता होती है और कंपनी का 20% देते हैं। इससे कंपनी का वैल्यू $5 लाख हो जाता है। इस नए बिजनेस में उनका 80% हिस्सा $4 लाख का होता है और हमने अभी शुरू भी नहीं किया। दूसरा कदम, वे कुछ रेवेन्यू जनरेट करते हैं और एक टीम बनाते हैं जो स्केल करने के लिए तैयार होती है। मान लें कि इस समय कंपनी हर साल $1 मिलियन का रिकरिंग रेवेन्यू कमा रही है। तीसरा कदम, फिर वे कुछ बाहरी इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं और $10 मिलियन के वैल्यूएशन पर बिजनेस का 20% बेचते हैं, जिसका मतलब है कि उनके पास अब $2 मिलियन कैश में है और कंपनी का शेष 60% अब $6 मिलियन का है। उस $2 मिलियन का उपयोग करें ताकि एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू को 1 से 10 मिलियन तक ले जाया जा सके। चौथा कदम, आपने अनुमान लगाया होगा, आप फिर से इन्वेस्टमेंट जुटाने जाते हैं। इस बार $100 मिलियन के वैल्यूएशन पर आप बिजनेस का 20% और बेचते हैं ताकि उस $20 मिलियन को प्राप्त किया जा सके। इस समय आपके बचे हुए 40% का मूल्य $40 मिलियन है। पांचवां कदम, आप उस $20 मिलियन का उपयोग अन्य कंपनियों के लिए एक प्रोडक्ट विकसित करने और सेल्स लोगों को हायर करने के लिए करते हैं। इससे आपका रिकरिंग रेवेन्यू विस्फोटित हो जाता है और 2 वर्षों में आपकी कंपनी पब्लिक होने के लिए तैयार हो जाती है। छठा कदम, आप एक IPO के लिए फाइल करते हैं जहां कंपनी 10% शेयर्स को $10 बिलियन के वैल्यूएशन पर पब्लिक मार्केट पर फ्लोट करती है। आप और आपकी कंपनी में निवेश करने वाला हर कोई अब अरबपति है। इस जर्नी के हर चरण में आपने लोगों को हायर करने, प्रोडक्ट विकसित करने, नई सेल्स प्राप्त करने के लिए
दूसरे लोगों के पैसे का उपयोग किया और उन हर एक स्टेप्स के साथ वैल्यूएशन ऊपर गया। अब इससे पहले कि आप जो हमने आपको बताया उसे चैलेंज करें, जान लें कि यह सिंप्लीफाइड मॉडल UiPath ने $35 बिलियन के वैल्यू पर IPO किया। चौथा नंबर, सब कुछ बाय लो सेल हाई इक्वेशन है। केवल पैमाना डिफरेंट होता है। कुछ अरबपति कमोडिटीज में व्यापार करते हैं, कॉफी, धातुएं आदि। अन्य उन वस्तुओं को शिप करने में ट्रेड करते हैं जहां गैस, लेबर और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट वह है जो अन्य लोग आपको इसे पहुंचाने के लिए भुगतान करने के इच्छुक हैं। अन्य रिस्क में लोन में बिजनेस करते हैं। टेक और मीडिया कंपनियां अटेंशन और आईबॉल्स में ट्रेड करती हैं। उन्हें कम में खरीदें, ऊंचे में बेचें, लाभ का उपयोग इसे बड़ा करने के लिए करें। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि हर बिजनेस कम में खरीदो, ऊंचे में बेचो बिजनेस में है, तो आप अपने बिजनेस को देखने का तरीका बदलने लगते हैं। अमीर बनने के लिए 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। 1, आपका मार्कअप क्या है, और 2, आपका स्केल क्या है, यानी आप कितने ट्रांजैक्शंस करने में सक्षम हैं। Amazon एक ई-कॉमर्स स्टोर के रूप में छोटे मार्जिन्स लेकिन बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं। टेस्ला के पास इनक्रेडिबल मार्जिन्स और एक रीजनेबल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है। एक बिजनेस तब बढ़ता है जब 3 में से एक स्थिति होती है। 1, आप अधिक चार्ज करते हैं और समान संख्या में ट्रांजैक्शंस बनाए रखते हैं। आर्टिस्ट इस मॉडल का उपयोग करते हैं। 2, आप सेम चार्ज करते हैं लेकिन कस्टमर्स की संख्या बढ़ाते हैं जब फास्ट फूड चेन्स नए स्थान खोलते हैं। और 3, आप अधिक चार्ज करते हुए ट्रांजैक्शंस की संख्या बढ़ाते हैं। लग्जरी ब्रांड इस स्ट्रेटजी का उपयोग करते हैं, जिसने वास्तव में बर्नार्ड अर्नोल्ट को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया। अधिकांश अरबपतियों का रहस्य यह है कि एक बार जब आप एक अलग स्केल के ब्रैकेट में चले जाते हैं तो आपके पास यह डिटरमाइन करने की इनक्रेडिबल नेगोशिएशन पावर होती है कि आप कितने कम में खरीद सकते हैं। केवल अरबपतियों को पता है कि लाभ बिक्री के पॉइंट पर नहीं बल्कि खरीद के पॉइंट पर बनाया जाता है। 5वां नंबर, आर्ट एक पसंदीदा वैल्यू कलेक्शन है जिसे इजीली इधर उधर ले जाया जा सकता है। जब आप इतने अमीर होते हैं तो आपका अधिकांश पैसा शेयर्स, अन्य बिजनेसेस या हार्ड टू मूव एसेट्स में बंद होता है। आप इसे कैश में नहीं रखना चाहते क्योंकि उस स्केल पर कैश इन्फ्लेशन के कारण साल दर साल 5 से 10% अपने वैल्यू को खो रहा है। तो हाई नेट वर्थ वाले व्यक्ति कहां टर्न करते हैं? आर्ट। हाँ, वे बल्क में आर्ट खरीदते हैं, इसे दुनिया भर के म्यूजियम्स को लीज पर देते हैं या इसे शिपिंग कंटेनर्स में सील करके इसे एक बार्गेनिंग चिप के रूप में उपयोग करते हैं। $500 मिलियन की आर्ट को हिलाना $500 मिलियन के सोने या चांदी से कहीं आसान है। ज्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं होता कि ब्लू चिप आर्ट सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स में से एक है। वास्तव में ब्लू चिप आर्ट न केवल उच्च इन्फ्लेशन वाले एनवायरनमेंट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है जैसे कि हम अभी हैं, बल्कि यह ट्रेडिशनली S&P 500 को कंसिस्टेंटली पार करती है। UBS से एक रीसेंट रोल प्लेइंग स्टडी के अनुसार 62% अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स ने सर्वे किया कि उनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एक चौंकाने वाला 30 या अधिक % आर्ट और कलेक्टेबल्स में एलोकेटेड है। अब हम जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। धिक्कार है, ये अल्ट्रा रिच व्यक्ति ऐसे तरीकों में इन्वेस्ट करने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं जो एवरेज लोग बस नहीं कर सकते, क्योंकि किसके पास 5 या $50 मिलियन की पेंटिंग खरीदने के लिए पैसा है। खैर, यही मास्टरवर्क्स आते हैं। मास्टरवर्क्स एक प्लेटफॉर्म है जो आम लोगों को केवल कीमत के एक फ्रैक्शन के लिए लाखों डॉलर की पेंटिंग्स में निवेश करने की अनुमति देता है। पूरी पेंटिंग खरीदने के बजाय आप इसमें शेयर्स में निवेश कर सकते हैं और एक बार जब वह पेंटिंग बिक जाती है तो लाभ शेयर होल्डर्स के बीच डिवाइड होता है। मास्टरवर्क्स की पिछली 3 आर्ट सेल्स ने 10, 14 और एक आश्चर्यजनक 35% के नेट रिटर्न्स जनरेट किए। 6ठा नंबर, शेयर आपको 1 अरब तक नहीं पहुंचाएंगे और न ही लक। शेयर तब अच्छा काम करते हैं जब आपके पास एक बड़ा टाइम होराइजन और स्टार्ट करने के लिए ढेर सारा पैसा होता है। 80 और 90 के दशक में फाइनेंशियल एडवाइस का यह ट्रेंड था, जहां उन्होंने कहा था कि अगर आपने सिर्फ 20 साल की उम्र से स्टॉक मार्केट में हर दिन $5 का निवेश किया और इसे 65 साल की उम्र तक जारी रखा तो आप एक करोड़पति बन जाएंगे। और जैसे, हाँ ठीक है, हमें समझ में आता है, मैथ सही है, लेकिन मार्केट भी इवॉल्व हो रहा है और कॉस्ट्स भी। ये फाइनेंशियल मॉडल्स एक फैंसी स्टोरी बताते हैं जो सभी सही है और हमें लगता है कि वे अधिक नुकसान करते हैं।
और यहाँ हमारा क्या मतलब है? वॉरेन बफेट ने 1958 में अपने घर के लिए $31,500 का भुगतान किया, इन्फ्लेशन और मार्केट प्राइस के लिए एडजस्टेड। वही घर आज के डॉलर में लगभग $877,000 का है 60 साल बाद। वह घर 28.3 गुना अधिक महंगा है। यह वही घर है, अच्छा और पुराना, कोई नया बेडरूम नहीं बढ़ा। इस पर विचार करने के लिए एक क्षण लें। घर बस कुछ भी न करके प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के परफॉर्मेंस के साथ लगभग मेल खा गया है। अगर आप $5 प्रतिदिन बचाते रहें तो जब तक आप अपनी $1 मिलियन की रिटायरमेंट तक पहुंचते हैं, 1 मिलियन आपको कुछ भी खरीदने के लिए मुश्किल से पर्याप्त होगा। भाग्य के साथ भी यही है। आप भाग्य से करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन उस मिलियन से 1 बिलियन तक जाना एक पूरी तरह से अलग गेम है। 7वां नंबर, हर नया अरबपति अन्य करोड़पतियों को अरबपति बनाता है। दूसरे लोगों के पैसे का उपयोग करें। एग्जाम्पल को याद रखें। खैर, हर नवनिर्मित अरबपति उन लोगों के साथ आता है जो उनके विजन में पर्याप्त विश्वास रखते हैं कि वे शुरुआती दिनों में अपने वॉलेट खोलें। पीटर थिल फेसबुक में पहले आउटसाइडर इन्वेस्टर थे। उन्होंने कंपनी में 10.2% के बदले में $500,000 का निवेश किया। जब फेसबुक ने आईपीओ किया, उन्होंने अपने शेयर्स के 2/3 यानी $628 मिलियन में बेचे। $500,000 का निवेश करने के बाद गैरी टैन, करंट में वाई कॉम्बिनेटर के सीईओ, 2013 में कॉइनबेस में पहले इन्वेस्टर थे। वह प्रारंभिक निवेश केवल $300,000 में $2.4 अरब का हो गया। सिलिकॉन वैली में कहीं भी जाएं और इस तरह की कहानियां हमेशा सामने आती हैं। पहले अपना पैसा बनाएं और फिर इसका उपयोग आशाजनक बिजनेसेस का समर्थन करने के लिए करें। उनमें से एक अगला एयरबीएनबी हो सकता है। उनकी संपत्ति का 5% से कम लिक्विड है। एवरेज लोग सोचते हैं कि अमीर लोग रिसोर्सेज को जमा कर रहे हैं। जब वे अरबपतियों को सोचते हैं तो वे स्क्रूज मैकडक को सोने के सिक्कों से भरी तिजोरी में कूदते हुए इमेजिन करते हैं, लेकिन असल में लगभग सभी पेपर बिलियनियर होते हैं, यानी कंपनियों में उनके ओनरशिप वाले शेयर्स कागज पर $1 बिलियन से अधिक के होते हैं। प्रॉपर्टीज उतनी ही वैल्यूएबल होती हैं। आमतौर पर अरबपति अपनी संपत्ति का 5% से कम लिक्विड यानी कैश रखते हैं, और अगर उन्हें पैसे की आवश्यकता होती है तो वे अपनी प्रॉपर्टीज को नहीं बेचते हैं। इसके बजाय वे बैंकों के पास जाते हैं, उन्हें कागज दिखाते हैं जो कहते हैं कि वे एक्स मनी के लायक हैं, और फिर उसे कम इंटरेस्ट रेट्स पर लोन के लिए कोलैटरल रखते हैं। बैंक उन्हें एक क्रेडिट लाइन देता है और वे और अधिक इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए चले जाते हैं। जब इलॉन ने ट्विटर खरीदा तो उन्होंने वास्तव में टेस्ला या स्पेस एक्स में अपने शेयर्स को बेचकर उस पैसे का इंतजाम नहीं किया। बैंक ने उन्हें वह पैसा दिया। यहाँ अधिकांश अरबपतियों को पता है आप लोन पर टैक्स नहीं चुकाते, इसलिए वे अपनी प्रॉपर्टीज को गिरवी रखकर उस पैसे को उधार लेना पसंद करेंगे। मुकेश अंबानी ने जियो के लिए भी लोन लिया था।